नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला वोकैब की सीरीज़ में। आज मैं अगली क्लास लेके आया हूँ। आज हम करने वाले डे 11। मतलब आज अगर हमने सारा का सारा वोकैब पढ़ लिया तो हमारे टोटल जो वोकैब हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1100। आज की क्लास में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि मैं अपने समय में अपने नोट्स कैसे बनाता था। मैं अपने साथ एक डायरी लेके आया हूँ और मुझे लगता है कि इस तरीके की एक छोटी सी कॉपी होनी चाहिए जब आप वोकैब पढ़ रहे हो तो। और ये मेरे समय की जब मैं तैयारी कर रहा था तब की ये मेरी डायरी है और मैं ये डायरी हमेशा अपने पास रखा करता था। बड़ी मुश्किल से मिला है, सब देख रहे हैं ना, रायता फैला हुआ है इसमें। तो नोट्स बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नोट्स ही बनाना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने अच्छे से बनाए हैं तमीज़ से पढ़ के और इस तरीके की छोटी बुकलेट्स बनाई है रिवीजन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको आपके वोकैब्स तैयार करने में। तो मैं इसके विषय में भी चर्चा करूंगा अभी आज की क्लास में कि ये नोट्स बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे फ़िल्टर करते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने वाला हूँ ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी कर पाओ। 17,727 वैकेंसीज़ हैं। इस वैकेंसी में अगर आपने एक सीट नहीं बनाई तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना बेकार, आपका पढ़ना बेकार, व्यर्थ होता है वो सारा का सारा मेहनत जिसका आउटकम ही ना निकले। लेकिन आउटकम आएगा कि नहीं आएगा वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर हम लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं हमें सफलता ज़रूर मिलती है। आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, लेकिन अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे कभी ना कभी सफलता मिल जाएगी। मेरे फेसबुक पे तकरीबन 5,000 फ्रेंड लिस्ट है जो मेरे कॉलेज की नहीं है, मेरे खुद के जानने वालों की नहीं है। वो सारे बच्चे वो हैं जो माई पाठशाला से जुड़े हुए थे, जिनको 2017, 18, 19 में मैंने खुद पढ़ाया है। अब मैं जब कई बार अपना फेसबुक ऐसे ओपन करता हूँ तो उनमें सबका ऐसे पोस्ट आता रहता है। तो कोई 2018 में ज्वाइन करके निकल गया, कोई 2019 में ज्वाइन करके निकल गया, कोई 20 में निकला है, कोई 21 में निकला है, कोई 22 में निकला है। तो सिलेक्शन के बाद अपनी ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट करते रहते हैं। तो किसी को 18 में सफलता नहीं मिली तो उसको 2022 में सफलता मिली, 2021 में सफलता मिली, पर सफल हो गए हैं जितने लोग निरंतर प्रयास करते रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आप सफल हो जाओगे। चलो हम चर्चा करते हैं। एज़ यूजुअल हम रोज़ की तरह पढ़ने वाले हैं 100 वर्ड्स, ठीक है। और मेरा बोर्ड भी मेरे साथ अभी साथ नहीं दे रहा है, तो हाँ साथ दे गया। प्रयास करते रहोगे सब साथ दे जाएगा। हम बात करेंगे अपने इस माइंड की और आज हम इसमें ऐड करने वाले हैं टोटल मिला जुला के 100 और पहले से इसमें पड़ा हुआ था 1000। इस 1000 में से तकरीबन 300 के आसपास लीक हो रहा था और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही होगी। 300 से अब 320 हो जाएगी जो है, जितने ज़्यादा वर्ड रखोगे। तो मैंने आपको बोला था कि एक रीसाइकिल बटन लगाओ और इसके अंदर डाल लो। मैंने आपको ये भी समझाया था कि हमारे दिमाग में 2 टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है टेम्परेरी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी में अगर मैं बात करूँ तो ये आपके 320 के आसपास शब्द होंगे जो प्रोसेस में होंगे यहाँ से यहाँ परमानेंट जाने में। और अगर मैं बात करूँ बाकी 1000 वर्ड्स में से 680 शब्द तकरीबन ऐसे होंगे जो आपके परमानेंट मेमोरी में चले गए होंगे। ये आपको याद हो गए होंगे। अब अगर आप रिवीजन करने जा रहे होगे तो आप देख रहे होगे सब्जेक्टेड टू मतलब ये है कि कंडीशन लगा हुआ है कि अगर आप लगातार मेरे साथ मेरी सीरीज़ देख रहे होंगे तो, और लगातार हर रोज़ सुबह 1 घंटे 20 मिनट बैठ के आप पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास लेके अगर आपने छोड़ दिया है तब भी ये कंडीशन नहीं होगी। अगर आपने 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया है जिसमें 40 मिनट मेरी वीडियो देखी है 1.25x पे लगा के या 2x पे लगा के या जनरल मोड पे लगा के, और 40 मिनट रिवीजन में अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तब जाके ये कंडीशन होगी। इस टाइम पे 680 के आसपास आपको शब्द याद होंगे और 320 के आसपास आपने पढ़ रखा होगा, लग रहा होगा कि सुना सा है, लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं हुआ होगा। ये यहाँ से यहाँ जब जाएगा टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में, इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा और वो रिवीजन का समय हर रोज़ जो होना चाहिए वो 40 मिनट का होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अपने इस डायरी की कि इस डायरी में खास क्या बात है। जैसे मैं बताऊँ आज की जो मैं क्लास पढ़ाने वाला हूँ इसके मैं कुछ वो दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपने नोट्स बनाता था। जैसे आज एक शब्द मिलेगा आपको कॉन्स्टरनेशन, इसका मतलब होता है आतंक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कॉन्स्टरनेशन या फिर आतंक। और एक दूसरा, क्योंकि इसे पढ़ना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए और इसे याद करना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने अपने कॉपी में इसे लिख रखा था। फिर दूसरा वर्ड मिलेगा आपको एडवेंटूरिज्म। इसका प्रोनाउंसिएशन भी मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो मैंने गूगल से एडवेंटूरिज्म में नीचे भी लिख रखा था और दुस्साहस लिख रखा था कि इसकी हिंदी मीनिंग होती है।
ये वन वर्ड में आपको मिलेंगे। फिर ड्राफ्ट एक शब्द मिला था मेरे को वन वर्ड पढ़ते वक्त, जहाँ पे मेरे को सेंस नहीं मिला था तो इसको मैंने लिख रखा था, लेकिन ड्राफ्ट कॉपी आपने सुना है तो ये वही वाला ड्राफ्ट होता है। फिर क्लैप्ड है, उस सेंटेंस के अंदर मैं सीक्वेंस में समझ नहीं पा रहा था तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए हुए थे कि क्लैप्ड क्या होता है। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है मोरली करेक्ट बिहेवियर या इंसाफ, सरलता, सादगी। मैंने कई सारी चीज़ें नोट कर रखी है। पैराफ्रिनालिया एक शब्द है जिसका मतलब होता है सात सामान, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट यू नीड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। मतलब जब किसी पर्पज के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले जाते हो सात सामानने के लिए तो उसको पैराफ्रिनालिया बोला जाता है। तो ये आज की क्लास का, स्पेशली जो डे 11 है, इस डे 11 की क्लास का ये कुछ 5-6 ऐसे शब्द हैं जो डिफिकल्ट शब्द है जो मेरी डायरी में मेरे को मिले। तो मैं ये दिखाने लेके आया था कि मैं क्या करता था। 100 वर्ड्स में ये 6 शब्द ऐसे थे जो मुझे याद करने में बहुत मुश्किल होते थे और उनको ऐसे मैंने अलग लिख रखा था। ये काम आपको भी करना पड़ेगा, एक छोटी सी डायरी रखनी पड़ेगी आपको और इस डायरी के साथ आपको कंटिन्यूस रिवीजन करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपको ये पता है कि आप रिवीजन करने आए हो और आज 40 मिनट रिवीजन करना है, तो आज 40 मिनट तो सबसे पहले वो रिवाइज करो जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द हैं, जो बार बार पढ़ रहे हो, भूल जा रहे हैं। ये एक प्रोसेस है जो आपको बनाना पड़ेगा। ये सारे अच्छे बच्चे करते हैं जो समझदार हैं, जिनको पता है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। अब जैसे हम बचपन से ऐसे रहे हुए हैं कि अपने स्कूल में जब हमारे टेस्ट होते थे तब उसमें 35 में 35 स्कोर करना आदत सी पड़ी रही है। आधा नंबर भी कम हो जाता था तो मेरे टीचर मेरे को मारते थे, तो मुझे वहाँ से अच्छा करने की आदत सी पड़ी हुई है। स्कूल में गए तो वहाँ पे टॉप किया जो है। उसके बाद जब IIT की तैयारी करनी थी तो वहाँ पे मेरी रैंक बनी, लेकिन गरीबी की वजह से मैं AIEEE 2006 में नहीं जा पाया। मैं 2005 का इंटरमीडिएट पास आउट हूँ। 5 साल मैं बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ। 2006 से लेके 2010 तक मैं ऐसे ही भटकता रहा हूँ, गली मोहल्ले नुक्कड़ में। कभी शौचालय की छत पे सोया हूँ। मैंने कभी कहानी किसी को सुनाई नहीं है। मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे, बहुत गरीब थे, तो वैसे समय पे अपन शौचालय की छत पे भी सोते थे। 2010 में एक समय आया था, 3-4 महीने एग्जाम के बचा हुआ था, जब फॉर्म भरा जा रहा था। तब किसी ने बताया था कि अगर HBDI मिल गया तो तुम्हें बैंक फंड कर देगी, एजुकेशन लोन मिल जाएगा। उस 3-4 महीने में मैं गया हूँ, मैंने रैंक बनाई है, मेहनत करके पढ़ के बगैर कोचिंग के, और वापस HBDI कानपुर जाके मैंने अपना BTech किया हुआ है। वहाँ से लौट के आने के बाद मैं UPSC की तैयारी करने जा रहा था और गलती से मैंने SSC का जो पेपर आता है, मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग SSC का जो है पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें मैंने ही मजाक में बोल दिया मेरे को दे दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। और मैं जब सॉल्व करने गया तो मैथ्स तो बड़े फटाफट सॉल्व हो रहा था, तो मेरे एक MBA वाले टीचर थे, उन्होंने कहा मेरे को क्या कि बेटा जरा ये इंग्लिश सॉल्व करके दिखा। उनको पता था मेरी इंग्लिश ख़राब थी, पर जब इंग्लिश सॉल्व करने गया मेरे सारे क्वेश्चन गलत होने लगे, तो उन्होंने बोलना चालू कर दिया बेटा तेरे से इंग्लिश ना हो पाएगी। बस उनके उस बात की वजह से मैंने SSC CGL का 2015 में एग्ज़ाम दिया और 2015 में फेल हो गया मैं। फिर गुस्से में आके मैंने कहा कि मास्टर साहब जितना इंग्लिश में आप स्कोर करोगे उससे ज़्यादा स्कोर करूंगा। आइडली उनके स्कोर 40-42 बन जाते थे क्योंकि वो CBSE बोर्ड से पढ़े हुए थे। उनके लिए इंग्लिश मजाक हुआ करती थी, मैथ में करते थे 0। उन्होंने गुस्से में बोला कि मैं मैथ में तुमसे ज़्यादा बना दूंगा। मैं मैथ में 50 में 50 पूरा करके आया हूँ। 46 नंबर मैंने स्कोर किया था 2016 में 50 में से प्री के एग्जाम में ले जाके उनके पास दिखा के आया हूँ। उनके नंबर बने थे 33 उस पेपर में, और मैथ में तो उनके 12 नंबर बने थे, फेल हो गए, प्री से 12 हो गए थे। तो वो होती है कि आपको पिक करने आना चाहिए, आपको मेहनत करने आना चाहिए, कठिन परिश्रम करोगे सब ठीक हो जाएगा। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका अगर आप अपनाओगे ना तो बहुत बेहतर कर पाओगे। मैं किसी और की बातें साझा नहीं करूँगा, मैं अपनी बातें आपको साझा करूँगा कि मुझे लड़ाई बहुत लड़ने आती है। अगर हमारे वक्त ख़राब है तो कोई बात नहीं, अगर हमारे वक्त ख़राब है तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी में हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, कई बार हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं और कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है। जब आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप वापस बैक टू द बेसिक आओ, आप एनालाइज करो कि आपसे क्या गलती हुई है, वापस अथक प्रयास करो और वापस वैल्यू बिल्ड करो। तो जैसे मैं वापस से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और अच्छे और मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, बस आप इन क्लासेस को सही से तमीज़ में पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं वोकैब के साथ साथ मैं आगे आपकी ग्रामर में भी मदद करूँगा, मैं कॉम्प्रिहेंशन में मदद करूँगा। ओवरऑल पिक्चर में इस बार CGL में जो 17,727 पोस्टें आई हैं उन पर एक सीट दिलाने के लिए मैं अथक प्रयास करूँगा। आपको मेरा कोई बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब यहीं पढ़ा दूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहो। चलो आज की क्लास चलते हैं। थोड़ा आज हमारा पहला जो शब्द है वो है लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग। इसको बोलते हैं एजेंडा, कार्यसूची। अब इस शब्द को मैं समझाता हूं आपको। ये शब्द एक्चुअली क्या है कि मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। मैं जब बोलता हूँ मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आपको तो हर जगह प्रॉब्लम होती रही होगी। बिल्कुल, मतलब मैं भी आप में से एक ही हूँ, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम होती रही है क्योंकि इंग्लिश वाकई में मेरी बहुत वाहियात थी। कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी भी वाहियात है। नहीं, अभी वाहियात नहीं है, अभी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वाहियात है, लेकिन इंग्लिश सही है।
जब हम एजेंडा की बात करें, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मैं इसी कंपनी का नाम लेके बताता हूँ, माई पाठशाला की। माई पाठशाला पहले छोटा सा एक यूट्यूब चैनल था जिसमें मैं सिर्फ अकेला डिसीजन मेकर था, जो मेरे को करना था मैं बस वो हो जाता था। अभी क्या है कि माई पाठशाला ने एक राउंड का फंड रेज किया है, ये आजकल स्टार्टअप के वर्ड में आता है। तो अब हम अकेले नहीं रह गए, हमारे साथ एक हमारे पार्टनर हैं। तो अब जब कभी कंपनी से रिलेटेड मैटर का डिसीजन लेना होता है, माई पाठशाला से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, तो सबसे पहले हम दोनों लोग बैठते हैं, एक वो बैठते हैं, एक हम बैठते हैं, और इससे पहले एक लिस्ट ऑफ एजेंडा भेजा जाता है, एक लिस्ट ऑफ एजेंडा भेजा जाता है कि कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा करनी है, कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा की करनी है, वो भेजा जाता है। फिर हम मीटिंग में बैठते हैं, उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, फिर फैसला करते हैं। तो जैसे मान लो मैं कोई फैसला कर रहा हूं, तो फैसला हो सकता है कि मैं अगर अकेले लेता तो वो सही गलत हो सकता है, तो उस पर मंथन होता है कि इसका क्या प्रॉस होगा, इसका क्या कॉन्स होगा, तो उस हिसाब से उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो वो जो लिस्ट आती है डिस्कशन की, उसको क्या बोलते हैं, उसको एजेंडा बोलते हैं। इस मीटिंग का एजेंडा ये है, कार्यसूची। तो याद रहेगा कि लिस्ट ऑफ इश्यूज, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग, किसी मीटिंग के अंदर डिस्कस होने वाले पॉइंटर्स को जो पहले से ही बता दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एजेंडा। किसी मीटिंग का एजेंडा क्या है, मतलब वो पॉइंटर्स भेजने होते हैं कि इन इन बिंदुओं पे डिस्कस करना है। चलो अगली तरफ चलते हैं। देखो, फोबिया एक शब्द है, पहले इसको तो समझ लो। फोबिया का मतलब डर होता है, ये सफिक्स है जो लगाया जाता है, इसका मतलब होता है डर। सवाल यह है कि अगर आपको हवा से डर लगता है तो उसको बोलते हैं एरोफोबिया, AERO, एरोफोबिया। एबनॉर्मल और एक्सेसिव फियर ऑफ ड्राफ्ट और ऑफ फ्रेश एयर, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ फ्लाइंग। मतलब आप डरने से या हवा में जाने से डर लगते हो, आपको हवा से डर लग रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, एरोफोबिया। यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने एक शब्द लिया है फोबिया से रिलेटेड, लेकिन एक शब्द ही आपके एग्जाम में नहीं आता है। करीब करीब इससे रिलेटेड 70-80 वर्ड्स है फोबिया में, जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, जो हम आगे चलते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। जब मैं रिवीजन करा रहा हूँगा तो मैं फोबिया का, लॉजी का अलग अलग से रिवाइज करा दूंगा, कि एक दिन लॉजी पकड़ के रिवाइज कर दिया, एक दिन फोबिया पकड़ के रिवाइज करा दिया, मैं सारा का सारा रिवाइज करा दूंगा। अभी हम क्या चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं रैंडम। तो रैंडम चीज़ों में जल्दी वो याद हो जाता है, और जब रिवीजन कर रहे होते तो एक साथ फोबिया पढ़ के, एक साथ लॉजी पढ़ के वो वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको हवा से डर लग रहा है तो उसको बोलते हैं एरोफोबिया। एक शब्द आता है, ये जो बहुत आसानी से मेरे को याद हो गया, एक बार में ही याद हो गया था, प्लाजियरिज्म। प्लाजियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी, जैसे मैं आपको एक बार बताऊं, जैसे मैंने इंग्लिश ग्रामर की किताब लिखी है। अब इंग्लिश ग्रामर की किताब पे हमने कॉपीराइट फाइल किया है, हमें कॉपीराइट मिल गया है। तो जब तक कॉपीराइट नहीं मिला होता है, मेरी किताब कोई भी कॉपी करके जो है अपनी किताब कह सकता है। लेकिन एक बार उस पर कॉपीराइट मिल गया है, और अगर अब उस किताब का कंटेंट कॉपी होगा और कोई और उसे इस्तेमाल करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा साहित्यिक चोरी, प्लाजियरिज्म बोली जाएगी। और मैं उसके ऊपर शूट फाइल कर सकता हूं, केस फाइल कर सकता हूं। तो थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन, किसी और की राइटिंग या आइडियाज को चोरी करके ये बताना कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। जैसे आप देखोगे कि आपको 90 डेज, ये जो वोकैब प्लानर मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमारी कॉपीराइटेड बुक है। इस बुक को आप देखोगे अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिल रहा होगा सेम कंटेंट, अलग अलग जगहों पे आपको ये सेम कंटेंट देखने को मिलेगा। मैं उनके ऊपर कभी भी शूट फाइल कर सकता हूं, लेकिन उससे बच्चों का भला हो सकता है। वो अपने बच्चों को इसको देते हैं, अपने नाम से भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा बेसिक जो पर्पज़ है, एक टीचर का, एक शिक्षक का बेसिक जो पर्पज़ होना चाहिए, वो बच्चों की अच्छी शिक्षा का होना चाहिए, ना कि मतलब रेवेन्यू जनरेशन की बॉडी बनने का होना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को छोड़ भी देता हूँ कि नहीं चलो ठीक है यार, मतलब बच्चों तक पहुँच रहा है, सही कंटेंट पहुँच रहा है, कोई बात नहीं, पहुँचने दो। तो प्लाजियरिज्म क्या होता है कि किसी की राइटिंग से आइडियाज को चोरी करके अपना बताना, या हिंदी में इसको साहित्यिक चोरी बोलते हैं। ये बहुत आसान सा है, एक बार दो बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगा। एक्यूमन एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कुशाग्रता। हिंदी में कुशाग्रता पढ़ोगे याद नहीं होगा। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। एक्यूमन का मतलब ये होता है जैसे डिसीजन लेने की अच्छी क्षमता। एक्यूमन का मतलब होता है डिसीजन लेने की अच्छी क्षमता। अगला है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा, मैं थोड़ा फिजिक्स तक की बात तो थोड़ी फिजिक्स चर्चा करूंगा यार। मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन अगर बचपन मेरा देखोगे तो ऐसा रहा है कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अच्छे स्टूडेंट रहा हूँ। अब जैसे बात किया जाए स्पीड और वेलोसिटी की, तो IIT JEE के समय पे बहुत ये क्वेश्चन बनता था, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है।
देखो स्पीड में सिर्फ और सिर्फ गति होती है ना, स्पीड गति बोलते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब इसके साथ डायरेक्शन जोड़ दिया जाता है, अगर इसके साथ गति के साथ डायरेक्शन जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तब वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये इसके स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होता है। हम कहते हैं ना कि कोई अगर 20 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जा रहा है तो ये इसकी स्पीड हो सकती है, लेकिन 20 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से अगर हमने बोल दिया नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब डायरेक्शन ऐड कर जाते हो तब ये वेलोसिटी कहलाती है। मतलब आपको डायरेक्शन जब बताना पड़ता है तब वो वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड में डायरेक्शन ऐड करोगे तो वेलोसिटी हो जाती है। आप में से सारे बच्चे साइंस वाले ही होंगे यार, ज़्यादातर, मतलब इतनी साइंस तो लगभग सभी ने पढ़ रखी होती है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी आपको 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ा दी जाती है। और आर्ट और कॉमर्स साइड में जाना और साइंस साइड में जाना ये आपके 10वीं के बाद होता है, 11वीं 12वीं में। चलो आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन के बाद इन ए थ्रेटनिंग मैनर, मतलब अगर आप डरावने चीज की बात कर रहे हो, बोल रहे हैं थ्रेटनिंग मैनर। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, डरावना, डरावना। डरावने मैनर में इसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, इसके लिए एक शब्द कह सकते हैं घासली। लास्ट टाइम आपने ग्लोअर शब्द देखा था जिसका मतलब होता है घूरना, घूरना। घासली का मतलब होता है थ्रेटनिंग मैनर में, किसी को बहुत ज्यादा डरा रहे हो। हिंदी याद रख लेना इसका। अगला है पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक आदमी जो प्रिटेंड करता है जो कि वो है नहीं। एक आदमी जो वो प्रिटेंड करता है वो है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर का मतलब होता है चीट करने वाला या बहुरूपिया। बहुरूपिया नहीं, बहरूपिया। थोड़े थोड़े में सब बदल जाता है। बहरूपिया, बहरूपिया। और इसको अगर कह दे बहुरूपिया, इसका मतलब होता है जिसके बहुत रूप हो। ध्यान रखिएगा छोटे छोटे शब्दों में सब। बहरूपिया का मतलब होता है इम्पोस्टर, जो दूसरे का रूप ले ले, जो दूसरे का रूप ले ले। तो क्या कह रहा है, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो इस तरीके का प्रिटेंड करे जो कि वो हो ना, तो उसके लिए एक शब्द आता है इम्पोस्टर। सवाल यह है कि ये सारे के सारे जो शब्द आ रहे हैं, ये इम्पोस्टर, ये आपके एग्जाम में कई बार आया है, ये आपके एग्जाम में कई बार आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी हो जाता है यार ये। मतलब ऐसा भी नहीं कि इम्पोस्टर याद नहीं होता है। अगला है वन हु फाइंड नथिंग गुड इन एनीथिंग, मतलब एक ऐसा आदमी जिसको किसी चीज़ में कुछ भी अच्छा ना मिले, मतलब जो हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसको आलोचक बोलते हैं। मतलब आलोचना करने की क्वालिटी होती है ना, आलोचक जिसको बोलते हैं, आलोचना करने वाला, उसको अंग्रेजी में क्रिटिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फिल्म क्रिटिक सुना है, किसी और जगह पे क्रिटिसाइज करने वाले लोग हो सकते हैं। तो सही जो शब्द है वो है क्रिटिक। अगला क्या है, टू नेक्स्ट टू एंड ज्वाइंड विथ बिल्डिंग, रूम और पीस ऑफ ए लैंड। सवाल ये कह रहा है कि बिल्डिंग के, रूम के या किसी जो है लैंड के पीस के जो है ज्वाइन करने वाला बाजू वाला जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट्स बोलते हैं उसको, साथ संलग्न। एक बार आया था एग्जाम में, दोबारा आने के चांसेस ना के बराबर है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। ये पहले भी पढ़ा ना, जब आप डायग्नोसिस करते हो तो रोग का कारण जानने की कोशिश करते हो, टेस्ट नहीं लगते हैं डॉक्टर। अगला है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप पोलाइटली फर्म हो और डिमांडिंग हो, तो इसको बोलते हैं असर्टिव, निश्चयात्मक। मतलब जैसे मैं एक ये वाली क्वालिटी की बात बताता हूँ। मैं और पंकज सर इस माई पाठशाला में काम करते हैं। तो पंकज सर जैसे मान लो कोई चीज़ बोलते हैं तो बहुत पोलाइट तरीके से बोलते हैं कि ये काम होना चाहिए माई पाठशाला में, और फिर वो पहले ही सोच लेते हैं कि ये इसका आउटकम सही होगा या गलत होगा। जैसे उनका ये कहना है कि अगर हमने कोई क्लास स्टार्ट की है तो इर्रेस्पेक्टिव एक बच्चा पढ़ता है या आधा बच्चा पढ़ता है, जो है हमें उतनी मेहनत से काम करना चाहिए जितनी मेहनत से हम 1000 बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हम अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं तो हम अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। तो जब वो स्टेटमेंट ये जारी करते हैं तो बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली जारी करते हैं, और उस पोलाइटनेस के साथ बहुत एजरेटिव रहते हैं। मतलब वो होना चाहिए तो होना चाहिए। तो इस तरीके की क्वालिटी को क्या बोलते हैं, एजरेटिव, निश्चयात्मक। मतलब ये निश्चय है और निश्चय निर्णय है। मैं इसमें एक छोटी सी कहानी ऐड करना चाहूँगा ताकि आप एजरेटिव शब्द को समझ सको और थोड़ी सी इस बात को भी समझ सको।
जैसे हमने जयपुर में अपना एक ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया था, बहुत ज़ोरों शोरों से जयपुर में ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया था। पहली साल तकरीबन 60 बच्चे इस सेंटर पे पढ़े हैं। टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 60 बच्चों के आसपास पढ़े हुए हैं, 60-70 हो सकते हैं। तो कभी क्लास में एक बैच में 12 बच्चे रहे हैं, कभी एक बच्चे क्लास में 10 बच्चे रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि 20 बच्चे भी रहे हैं। तो बच्चे कभी 10 भी रहे हैं तो भी सारे टीचर ने माई पाठशाला की बहुत मेहनत से पढ़ाई है। बच्चे 20 भी रहे हैं तब भी उनका बैच पूरी तरीके से पूरा किया गया है, और बच्चे 12 भी रहे हैं तो भी पूरी मेहनत से पढ़ाया गया है। उसका नतीजा क्या लिखा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, अभी जो वैकेंसी आई है, तो जयपुर सेंटर पे पिछले 1.5 महीने में 90 बच्चों ने एडमिशन लिया है। अब सोचो, पूरे साल भर में पहली साल हमने 60 बच्चे पढ़ाया और 1.5 महीने में अभी 90 बच्चों ने एडमिशन लिया है। और इस समय इंक्वायरी हमारे इधर जयपुर ऑफलाइन सेंटर पे बहुत ज़्यादा है। मैं ये जयपुर ऑफलाइन सेंटर देखता नहीं हूँ, हम अपन ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये क्या है कि ये डिसीजन जो था उनका, वो एक एग्जेक्टिव नेचर का था कि नहीं, उन्होंने एक बार कहा कि सर हम पढ़ाएंगे। अब उसमें फाइनेंशियल लॉसेस अगर हो रही है तो वो फाइनेंशियल लॉसेस बर्दाश्त करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे। तो उस सेंटर पे बहुत मेहनत करके सारे टीचर ने सारी क्लासेस ली, लेकिन वो डिसीजन जो था उनका वो एग्जेक्टिव डिसीजन था, मतलब निश्चयात्मक डिसीजन था कि उन्होंने निर्णय लिया तो लिया। तो इस तरीके की विचारधारा जो बहुत पोलाइट हो, बहुत प्यार से कही जाए, लेकिन जो कही गई वो होनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, निर्णयात्मक हो या निश्चयात्मक होगा कि आप डिसीजन ले रहे हो, आप निश्चय के साथ ले रहे हो। तो निश्चय के साथ लिए गए डिसीजन के लिए जो शब्द आता है वो एग्जेक्टिव शब्द आता है कि नहीं भाई ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए। प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, मतलब कोई चीज़ जो प्लीजेंट हो, जो फ्रेंडली हो और जो बहुत आसान हो बात करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, अफेबल बोलते हैं। अमीनेबल, अफेबल, अमीनेबल शब्द आता है, मिलनसार, ये सब सिनोनिम्स है। 2 शब्द जानने वाला, बोलने वाला, द्विभाषी बोला जाता है, बाइलिंगुअल बोला जाता है, ये तो सभी को आता होगा, ठीक है ना। कॉन्स्टरनेशन, अभी मैंने बताया कि मैंने अपनी डायरी में लिख रखा था, कॉन्स्टरनेशन इसका मतलब होता है आतंक या व्याकुलता। इसके लिए सही शब्द है स्टेट ऑफ एंजाइटी। ये क्या होता है, स्टेट ऑफ एंजाइटी। और डिस्मे का मतलब होता है निराशा, डिस्मे का मतलब होता है निराशा। कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, एक ऐसी एंजाइटी या निराशा जो क्या कर रहा है, मेंटल कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, एक तरीके की व्याकुलता हो रही है या आतंक मन के अंदर पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टरनेशन बोलते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टरनेशन बोलते हैं। और स्पेलिंग भी बहुत आसान है याद करना, कॉन्स्टरनेशन। नेशन में NATION, ये तो पता होगा, TER पता है, कौन का CON पता है, तो कॉन्स्टरनेशन, एस मिस हो गया था, कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन है तो CONS, ये मत मिस कर देना, फिर टर याद कर लेना, फिर नेशन याद कर लेना, याद हो जाएगा। अगला है शब्द, यहां पढ़ के ही पता चल जाए, माइजर, तो याद रखो यार, माइजर का मतलब कंजूस होता है, ठीक है ना। जिसके लिए पूरा स्टेटमेंट कैसे आता है, पर्सन हु लव्स वेल्थ, एक ऐसा आदमी जिसको पैसों से मोहब्बत तो है बट स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, लेकिन मतलब उसको पैसों से तो बहुत प्यार है, लेकिन जब बात खर्च की आती तो उतना कम खर्च करता है जितना कम खर्च कर सके, तो ऐसे को माइजर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में कंजूस बोलते हैं। हमारे पूरे दोस्तों के ग्रुप में कोई ना कोई एक आध कंजूस तो होता ही है, और कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत खर्चीले होते हैं। उसमें मैं भी एक आता हूँ, मैं अपने पास पैसे कम रखता हूँ, मेरे कभी भी वॉलेट में देखोगे मेरा हमेशा अकाउंट का बैलेंस 0 रहता है। कभी भी आप आ जाओगे मेरे अकाउंट का बैलेंस हमेशा आपको 0 मिलेगा। मेरे अकाउंट में अगर कुछ भी पैसा आया मैं सब खर्च कर देता हूँ, अपने ऊपर नहीं खर्च करता हूँ, किसी के ऊपर खर्च कर दूंगा। मतलब ये मेरी आदत है, मेरे अकाउंट में बैलेंस कभी इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये हमेशा है। मतलब मैक्स मेरे अकाउंट में कोई पैसा 5 दिन तक टिक सकता है, 5 दिन से ज़्यादा टिक नहीं सकता है, मतलब ये रिकॉर्ड रहा है। और पैसे रही कमाने की बात, तो अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पैसे आप कमा ही लोगे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमा पाओगे, पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। सवाल यह है कि आप मेहनती हो या मेहनती नहीं हो। चलो अगली बात करते हैं। एक और फोबिया आया है, जब हवा से डर की बात किया तो एयरोफोबिया, स्पेलिंग याद रखिएगा, AERO, एयरोफोबिया। अब जब वाटर से बात करते हैं तो वाटर के लिए जो शब्द होता है वो हाइड्रो होता है, वाटर के लिए जो शब्द होता है वो हाइड्रो होता है, और अगर इससे डर लग रहा है तो फोबिया इसमें जोड़ दो तो हाइड्रोफोबिया सही शब्द हो जाएगा। पानी से डर, अगर आपको पानी से डर लगता है तो आपको हाइड्रोफोबिया है। इसके बाद बात हो रही है रैकलेसनेस इन पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स। अब इसको ध्यान से देखते रहिएगा। रैकलेसनेस का मतलब क्या हुआ, मतलब आप रैंडम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कहाँ कुछ भी करने की बात हो रही, पॉलिटिक्स में या फॉरेन अफेयर्स में।
पॉलिटिक्स में या फॉरेन अफेयर्स में रेकलेसनेस है, कुछ भी कर रहे हो, रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? एडवेंचुरिज्म। एडवेंचुरिज्म स्पेलिंग कैसे याद करोगे? एडवेंट, ये सब तो याद ही रहता है, फिर आपको टूरिज्म याद करना पड़ेगा, टूरिज्म। एडवेंचुरिज्म इसका मतलब होता है दुस्साहस, हिंदी में दुस्साहस लिख के आएगा आपको, समझ में आया? ये मैंने अपने इस वाली डायरी में लिख रखा है, एडवेंचुरिज्म, दुस्साहस। ये देखो यहां पर मिलेगा। अगला शब्द है हमारा एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। इसको बोलते हैं एम्फीबियन, वो जल स्थल दोनों पे रह लेते हैं, तो एम्फीबियंस बोले जाते हैं। ये आप जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोलॉजी में भी ये सब देखने को मिलता है। अगला शब्द है एड्रॉयड, जिसका मतलब होता है निपुण। तो क्विक और स्किलफुल और एडप्ट इन एक्शन और थॉट। आप क्विक हो, स्किलफुल हो, एडप्ट का मतलब होता है निपुण, इन एक्शन, एक्शन लेने में या फिर थॉट प्रोसेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? एड्रॉयड। अब मैं बोलूं कि एड्रॉयड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? एडप्ट। एड्रॉयड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडप्ट। ये सिनोनिम सेंटेंस में बहुत देखने को मिलेगा, कई बार आपको वन वर्ड में भी देखने को मिल जाता है। अगला शब्द है एन एक्सट्रीमली यंग मैन, बहुत ही ज्यादा जवान आदमी, उसको क्या बोलते हैं? एडोनिस बोलते हैं, खूबसूरत नौजवान, एडोनिस। ये अच्छा शब्द है, याद रख लेना यार भाई, एडोनिस, खूबसूरत नौजवान जिसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा नौजवान जो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और खूबसूरत वैसे लड़कियों को बोला जाता है, हैंडसम बोला जाता है जो है, और हैंडसम की हिंदी का मतलब खूबसूरत ही तो निकल के आएगा ना यार, देखो। चलो इडियम्स एंड फ्रेजेस की, अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देखोगे तो ये सारे के सारे इडियम्स आज के मतलब आसानी से याद हो जाएंगे, बस एक बार आपको सुनना भरा है कानों से, एक बार अगर आपने कान से अच्छे से सुन लिया तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलो पहला इडियम देखते हैं, टू टेक इनटू अकाउंट। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब किसी चीज़ को विचार में लाना, टू कंसीडर करना किसी चीज़ को। तो टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब विचार में लाना। टेक इनटू अकाउंट योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब विचार में लाओ अपना खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेस। ब्लो ओवर का मतलब होता है बीत जाना या पास ऑफ हो जाना। दे होप दैट द डिस्टर्बेंस वुड सून ब्लो ओवर, वो उम्मीद कर रहे थे कि जो डिस्टर्बेंस है वो जल्द ही क्या हो जाएगा? पास ऑफ हो जाएगा, पास ऑफ हो जाएगा या बीत जाएगा। तो ब्लो ओवर और पास ऑफ का मतलब हिंदी में याद रख लेना, बीत जाना। दोनों अपने आप में फ्रेजल वर्ब ही तो हैं। रन इनटू का मतलब होता है समस्याओं में पड़ जाना, इनकर्ड टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। बी केयरफुल नॉट टू रन इनटू डेप्थ। देखो सावधान रहो, मतलब ऐसा ना हो कि आप डेट में पड़ जाओ। रन इनटू का मतलब किसी में पड़ जाना, समस्या में पड़ जाना। ब्लू आइड बॉयज का मतलब होता है दुलारा या फिर प्रिय। अगर आप ब्लू आइड बॉयज हो अपने घर के, इसका मतलब आप बहुत दुलारे हो, बहुत प्रिय हो, बहुत फेवरेट हो किसी के। तो जॉन वॉज ऑलवेज द ब्लू आइड बॉय एट स्कूल। जो जॉन है वो हमेशा स्कूल पे बहुत दुलारा, बहुत प्रिय बच्चा रहा है। ड्रॉपिंग नेम्स, ये एक अच्छा ईडियम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कहते हैं ना, नाम बताऊं क्या, नाम बताऊं क्या, नाम बताऊं क्या रास्ते में, हमें किन को जानता हूं। इसका मतलब है कि आपका बड़े लोगों के साथ जो है उठना बैठना है। तो ड्रॉपिंग नेम का मतलब बड़े लोगों का जिक्र करना। हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स। बोलते ना मेरे ऊपर के बड़े कनेक्शन है, ठीक है ना, तो उसके लिए ईडियम इस्तेमाल होता है ड्रॉपिंग नेम्स। कैसे इस्तेमाल होता है इसका सेंटेंस में? प्लीज डोंट ड्रॉप नेम्स अगेंस्ट एट डिनर, नो वंस इम्प्रेस्ड। मतलब कह क्या रहा है कि प्लीज डोंट ड्रॉप नेम्स, मतलब नाम मत बताओ यार अगेन एट डिनर, डिनर के समय पे। नो वन इम्प्रेस्ड, कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा है। आई होप ये सारा का सारा आपको याद हो गया होगा। टू टेक इनटू अकाउंट विचार करना, ब्लो ओवर का मतलब बीत जाना, रैंड इनटू समस्याओं में पड़ जाना, ब्लू आइड बॉयज का मतलब दुलारा बंदा, और ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब बड़े लोगों से कनेक्शन होना है, बड़े लोगों का नाम बताना। बहुत आसान है, याद करते वक्त मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा ईडियम जो है दोबारा पढ़ने के बाद रिवाइज करने में, याद करने में। रेड लेटर डे का मतलब एक गाला डे होता है, एक महत्वपूर्ण दिन होता है। ये रेड लेटर डे का मतलब एक गाला डे होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है। एक गाला डे भी आता है इसी में, एक गाला डे आता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। इसका मतलब होता है रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। वो वाला दिन जिस दिन मैंने अमेरिका में पहला कदम रखा था वो मेरे लिए रेड लेटर डे था, इंपॉर्टेंट डेट था, ठीक है। लिखा है बोन टू पिक। बोन टू पिक मतलब लड़ाई की जड़। बोन टू पिक का मतलब होता है लड़ाई की जड़। कॉज ऑफ क्वेरल, बोन ऑफ कंटेंशन, ये बहुत आता है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है लड़ाई की जड़, लड़ाई की जड़
या फिर बोन टू पिक। बोन टू पिक, बोन ऑफ कंटेंशन, इस दोनों का मतलब होता है लड़ाई की जड़। सेंटेंस में यूज देखो, द टू रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट हैव ए बोन टू पिक विथ ईच अदर ओवर रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशन। जो दो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या है, ऑफ द स्टेट हैव ए बोन टू पिक, मतलब उनके बीच में लड़ाई है किस बात का लेके, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। एडमिशन पे जो रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई गई है उस पर बोन टू पिक है, मतलब लड़ाई की जड़ है। अगला है एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है जैसे मान लो मैं मैक्सिमम कितनी दूर पत्थर फेंक सकता हूँ यार, थोड़ी दूर तो फेंक सकता हूँ, तो जब हम बोलते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब बहुत नज़दीक। तो वेरी नियर इसका मतलब होता है जब इडियम इस्तेमाल किया जाता है एट ए स्टोन्स थ्रो। वी लिव जस्ट एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर, मैं बहुत ही नज़दीक रहता हूँ यहाँ से, स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस पे रहता हूँ, बहुत नज़दीक रहता हूँ। अगला है स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट। स्ट्रक ए चिल, चिल मतलब ठंड होता है ना, चिल, चिल विंड बोलते हैं ना, ठंड हवा। और ये चिल मतलब ठंड हवा, बहुत ज़्यादा ठंड हवा जो थोड़ी डरा जाती है। तो बात है दिल में डर पैदा करना। स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक स्ट्रक होता है, तो स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट, दिल में ठंड पैदा कर देना, मतलब एराउज फियर टू मेक समबडी अफ्रेड, किसी को डराना। स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट का मतलब होता है किसी को डराना। द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर। बोल रहे हैं द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, जो एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट कर रहा है किसको, एवरी अपॉर्चुनिस्टिक, जो अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर है उनके लिए क्या कर रहा है, डर पैदा कर रहा है। इंडियन फियास्को, ये आपके एग्जाम में तकरीबन 100 बार आया होगा, याद करिएगा, बहुत मुद्दा है। इंडियन फियास्को का मतलब पूर्ण असफलता, मतलब कोई काम कर रहे हो और काम का आउटकम एकदम जीरो आ जाए। एट ए टोटल अटर फेलियर, ए टोटल या फिर अटर फेलियर, मतलब आपने बहुत मेहनत की, 5 साल हो गए एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ली, अब उसके बाद आप इंडियन फियास्को हो गए, मतलब नहीं निकला या एमटीएस तक नहीं निकला, 6 साल पूरे बर्बाद हो गए। तो ऑल हिज प्लान्स टू राइज इन लाइफ एंडेड इन फियास्को, उसके जितने भी प्रयास थे कि लाइफ में वो आगे बढ़ सके वो सब इंडियन फियास्को हो गया, मतलब टोटल फेलियर हो गया। तो एक बात मैं यहाँ से कहना चाहूँगा थोड़ा समझा के, कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखो कि सफलता आपको लेके निकलना है। अगर आप सफल होकर नहीं निकलोगे तो आपके पैसे जाएंगे, टाइम जाएंगे, लाइफ जाएगा, सब जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो बस करो, जब तक आउटकम ना निकाल लो तब तक लगे रहो, आउटकम निकालने के बाद ही बाहर निकलना। कंटेंट का सही सिलेक्शन करो, टीचर का सही सिलेक्शन करो, अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा है, जिससे समझ में आ रहा है उसके कंटेंट का सिलेक्शन करो, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख लो लोगों का कि हाँ जहाँ से पढ़ के, अपने आजू बाजू अपने दोस्तों से जिनका सिलेक्शन हो रखा उनसे बात करके देखो, उनसे सलाह लेके देखो, वो कंटेंट, टीचर, मटेरियल सब सही से सजेस्ट कर देंगे। अगला है वर्ड सीरीज की तरफ मूव करेंगे हम लोग, और आज के दिन वर्ड सीरीज पढ़ेंगे। एक है सबसे पहला शब्द है डुलेक। डुलेक का मतलब होता है मधुर, मेलोडियस या म्यूजिकल बोल सकते हैं या स्वीट बोल सकते हैं। तो ये शब्द आपके एग्जाम में बहुत आता है। मेलोडियस का मतलब मधुर होता है, डुलेक का मतलब मधुर होता है। तो ये दोनों शब्द आपको याद होना चाहिए। हार्श, गास्टली या हॉरिड जो शब्द है ये मधुर तो नहीं होगा, ये निगेटिव सेंस में आएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम बात बोले इंडिक्टमेंट, ये शब्द ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसका मतलब है अभियोग लगाना, ठीक है। एलिगेशन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, इसके पहले भी आया तो ये रिपीट हो गया। अब किसी पे चार्ज लगा रहे हो तो किसी को बरी कर दे रहे हो, तो अब अब्सोल्यूशन बोलते हैं, एक्विटल बोलते हैं, एक्सोनरेट करना मतलब बरी करना बोलते हैं। इनवेरिएबल बोलते हैं, अगर कोई चीज़ वेरी नहीं हो रही है तो इनवेरिएबल मतलब वो स्थिर हो गया, वेरी नहीं कर रहा है तो स्थिर हो गया। या कांस्टेंट इसको बोल सकते हो, स्टैटिक बोल सकते हो। एक शब्द इसमें और याद कर सकते हो, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब कोई चीज़ स्थिर है, बदल नहीं रहा है, लगातार रहने वाला, परपेचुअल। बहुत आसान सा शब्द है। अनस्टडी हो गया, वेरिएबल हो गया, वेवरिंग हो गया, अल्टर हो गया, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो शब्द सारे आसान है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है हो रहा है क्योंकि मैं इतनी बार इसको पढ़ चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब आपकी ज़रूरत है कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। कुछ कुछ शब्द बहुत अच्छे हैं, जैसे ये शब्द बहुत अच्छा है, परपेचुअल, ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्टबर्न शब्द आपके एग्जाम में करीब करीब 70-80 बार आया है। इसका मतलब जिद्दी या हठी होता है। और डिफ़िकल्ट टू मूव, रिमूव और क्योर, एडमंट बोलते हैं, एडमंट शब्द भी बहुत आया है। परसिस्टेंट आता है, टेनासियस आता है, इनफ्लेक्सिबल जो है, ये सारे शब्द आते हैं। स्टबर्न का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल ना हो, जिद्दी हो। टेनासियस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, एडमंट हो गया, सब के सब स्टबर्न के सिनोनिम्स है।
सबमिसिव मतलब जो सबमिशन कर दे, प्लायंट हो, शांत हो, और एमिनेबल सौहार्दपूर्ण, एमिनेबल का मतलब सौहार्दपूर्ण होता है, फ्रेंडली, सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। कोलोशल का मतलब विशाल होता है, कोलोशल का मतलब विशाल होता है, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, जाइजेंटिक बोल सकते हो, इनॉर्मस बोल सकते हो, मैमोथ बोल सकते हो। तो ये सारे शब्द आपको याद करना पड़ेगा, कोलोशल, इनॉर्मस, जाइजेंटिक, मैमोथ, ये सारे के सारे शब्द जो है आपके लार्ज साइज से रिलेटेड है। मिनिएचर बोल सकते हो, नीचे लिखा है, मिनिस्कल बोल सकते हो, माइन्यूट बोल सकते हो, जो छोटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिनिएचर, मिनिस्कुल और माइन्यूट, ये तीन शब्द है, तीनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं, ये छोटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको ऐसे देख लो, मिनिएचर, मिनिस्कल और माइन्यूट, ये तीनों जो शब्द है वो छोटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइनी भी शब्द इसमें आप ऐड कर सकते हो, टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा हो गया, ठीक है। डॉर्फ बौना जिसको बोलते हैं वो भी इसके एंटोनिम्स में, कोलेशल के एंटोनिम में आ जाएगा। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक या छीड़ होने वाला, छीड़ होने वाला मतलब कमजोर होने वाला, घटने वाला। तो डेट्रीमेंटल के लिए सही शब्द क्या होगा जो सिनोनिम्स में आएगा? डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, परनीशियस हो सकता है, प्रिजुडिशियल हो सकता है, या हार्मफुल हो सकता है। टेंडिंग टू कॉज हार्म इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में, हानिकारक होता है। ये सारे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत आसान है। डिस्ट्रक्टिव, परनीशियस, परनीशियस मतलब हानिकारक, हानिकारक। प्रिजुडिशियल का मतलब है कि पहले से प्रिजुडाइस हो। प्रिजुडिस एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। तो प्रिजुडिशियल जो शब्द आता है ये एक तरफ घूमने से, कन्वर्ट करने से रिलेटेड होता है और वो हानिकारक के सेंस में जाता है, तो इसके सिनोनिम्स में लिया जाता है। हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देना। अच्छा, आपको पता है कांग्रेस का एक अखबार आता है हेराल्ड, द डेक्कन हेराल्ड करके आता है। तो हेराल्ड का मतलब सूचना देना होता है, हेराल्ड का मतलब सूचना देना होता है। क्लैप्ड जो है इसके सिनोनिम्स में आता है, बी ए साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, क्लैप्ड इसका सिनोनिम्स आता है। हार्बिंजर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, सामने बताने वाला। इंडिकेशन जो होता है, आप इंडिकेट करते हो किसी चीज़ को, बताते हो, तो हेराल्ड के सिनोनिम्स में आ जाएगा क्लैप्ड, हार्बिंजर और इंडिकेशन। कंसील का मतलब छुपाना, रिप्रेस का मतलब भी छुपाना होता है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है? छुपाना होता है। यहाँ सूचना दे रहे हो आप, क्लैप्ड कर रहे हो, हार्बिंजर कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो किसी को, और इसके अपोजिट हो जाएगा कंसील और रिप्रेस। इंसिडेंटली, देखो सीज करना किसी चीज़ का मतलब रोक देना, इंसिडेंटली मतलब बगैर रुके हुए, बगैर रुके हुए इसका मतलब हिंदी में निरंतर बोलते हैं। अगर ऐसे बोलोगे बगैर रुके हुए या निरंतर तो बात तो एक ही है। तो इंसिडेंटली का मतलब क्या होता है? इंसिडेंटली का मतलब होता है निरंतर या लगातार। अब लगातार है तो कंटिन्यूअसली एक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पक्का, ठीक है ना, विदाउट इंटरप्शन। फ्रिक्वेंटली हो गया, कॉन्टिन्यूअली हो गया, जो लगातार चलने वाला बगैर रुके। और इंटरमिटेंटली का मतलब रुक रुक कर, इसका मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, जो लगातार ना हो। ऑक्यूजनी का मतलब होता है कभी कभी, किसी किसी ऑक्यूजन पे, तो कभी कभी होता है, मतलब ये रुक रुक कर हो रहा है ना, कभी कभी हो रहा है तो रुक रुक कर हो रहा है। थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख दूँ, नहीं कहोगे सर कैसी गंदी हैंड राइटिंग रख रहे हैं। रुक रुक कर। और इंटरमिटेंटली का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कभी कभी रुक जाओ, कभी कभी। और इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर। ये सारी हिंदी मैंने अपने समय पे याद किया था, आज तक याद है, नहीं भूला है। वेरोसिटी का मतलब होता है सच्चाई, वेरोसिटी का मतलब होता है सच्चाई। और ऑथेंटिसिटी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इंटीग्रिटी इसका हो जाएगा, रेक्टिट्यूड इसका जो हो जाएगा, या ट्रूथ हो जाएगा। ट्रूथ मतलब सच्चाई, वेरोसिटी मतलब सच्चाई, ऑथेंटिसिटी जब हम कहते हैं कोई चीज़ ऑथेंटिक है मतलब सच है, ट्रू है वो, ठीक है ना। किसी चीज़ की इंटीग्रिटी है, कहते हैं ना किसी चीज़ की इंटीग्रिटी है मतलब वो सच है, साबित करने लायक है। और रेक्टिट्यूड है जिसे साबित किया जा सकता है, मतलब सच है। अब डिसीटफुल होता है ना, मतलब धोखेबाजी में, डिसऑनेस्टली हो गया, इनफिडेलिटी हो गई, तो सब सच से ना रिलेटेड है। ये सारे शब्द सच से रिलेटेड है, सच्चाई से रिलेटेड है, ये सारे झूठ से रिलेटेड है, डिसऑनेस्टी से रिलेटेड है। तो
डिसीट हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, इनफिडेलिटी हो गया। एक काउंटरमेंट जो होता है इसका मतलब होता है साज सामान। एन एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट, पैराफर्नेलिया, ये भी मैंने बताया साज सामान होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है, एक मतलब कुछ आइटम्स के कलेक्शन होते हैं जो साज सजावट के लिए आप ले जाते हैं, उसको पैराफर्नेलिया बोलते हैं, और साथ में काउंटरमेंट्स भी बोलते हैं। तो दोनों शब्द आप याद रख सकते हो कि इसका मतलब होता है साज सामान, इसके सिनोनिम्स में स्टफ हो जाएगा और एपरेटस हो जाएगा, क्योंकि सामान का ही कलेक्शन है तो आप स्टफ बोल सकते हो, एपरेटस बोल सकते हो, पैराफर्नेलिया बोल सकते हो, या फिर काउंटरमेंट्स बोल सकते हो। ये सब क्या होता है, ये सामान होता है, कलेक्शन ऑफ स्टफ्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ अपरेटस हो सकते हैं, साज सामान होता है। पैराफर्नेलिया, काउंटरमेंट्स, स्टफ और अपरेटस जो है ये हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक आध एंटोनिम, अनड्रेस। अब इसके एंटोनिम आएंगे नहीं आपके एग्जाम में, इसके सिनोनिम्स ही आएंगे। चलो आगे देखते हैं अगला हमारे वर्ड सीरीज में। अब हमारा अगला सेक्शन आ गया फ्रेजल वर्ब्स। स्टार्ट करेंगे हम कैरी से। कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना, ठीक ना, कार्यान्वित करना। द रोल ऑफ रोमियो वॉज डिफिकल्ट बट ही कैरिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटीफुली। जो रोमियो का रोल था वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उसने बहुत सही से कैरी ऑफ किया, उसे एग्जीक्यूट किया। तो कैरी ऑफ का मतलब एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना, ये याद रखना, ठीक है ना। बहुत अच्छा फ्रेज है, ये कई जगह पूछा जा सकता है। तो कैरी ऑफ का मतलब कार्यान्वित करना, ठीक है, टू एग्जीक्यूट करना। कम बाई। कम बाई का मतलब मिलना, टू गेट, मिलना, प्राप्त करना। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, टू कंटिन्यू करना। कैरी आउट का मतलब टू कंप्लीट और फुलफिल करना। और कैरी थ्रू का मतलब टू सस्टेन करना, टू परसिस्ट, बनाए रखना। ये सारे के सारे जो चार और आपके फ्रेजल वर्ब है उन्हें भी याद कर लो। कम बाई का मतलब होता है टू गेट, मिलना या प्राप्त करना। इट इज़ डिफिकल्ट टू कम बाई ए गुड जॉब नाउ ए डेज। आजकल बहुत मुश्किल हो गया है कि मुझे अच्छी जॉब मिल पाए, अच्छी जॉब मिल पाए। तो कम बाई का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना या मिलना। कम बाई का मतलब हो गया प्राप्त करना या मिलना। देखो फ्रेजल वर्ब ना सेंटेंसेस भी इसके याद करने पड़ते हैं, बगैर सेंटेंसेस के याद नहीं हो सकता है। आप हिंदी याद करोगे तो फिर बार बार भूल जाओगे फिर, लेकिन इस तरीके से आप 2-3 बार रिवाइज करोगे जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे, तो ये याद हो जाएगा। अब कैरी ऑन, ये तो आपको याद ही रहता है, कहते हैं ना कैरी ऑन करो, कैरी ऑन करो, कंटिन्यू रखो, यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज़, तुमको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। तो ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। अब कैरी ऑफ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैरी ऑफ का मतलब एग्जीक्यूट करना। फिर ये अगर आप सेंटेंस याद रख जाओ, द रोल ऑफ रोमियो वाज डिफिकल्ट बट ही कैरिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटीफुली, तब याद हो जाएगा कैरी ऑफ का मतलब एग्जीक्यूट करना। तो ये याद हो गया। और कम बाई का मतलब मिलना या प्राप्त होना जो है। और दूसरा है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब टू कंप्लीट करना, कहते हैं ना कैरी आउट योर वर्क्स, तो टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एग्जीक्यूट। अब कैरी आउट और कैरी ऑफ में देखो बात यहाँ पे टू एग्जीक्यूट करना, किसी कार्य या आदेश को पूरा करना। तो ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज में इस्तेमाल हो सकते हैं। वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल के ऑर्डर का पालन करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब जब हम कैरी आउट करते हैं, यहाँ पे जब कैरी ऑफ कर रहे हो ना तो किसी का ऑर्डर पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन कैरी आउट है तो यहाँ पे देख रहे हो ये ऑर्डर का पालन हो रहा है, टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एग्जीक्यूट, किसी कार्य क्या आदेश को पूरा करना। तो वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल्स के ऑर्डर्स को कैरी आउट करना चाहिए, मतलब उसको पूरा करना चाहिए। तो टू एग्जीक्यूट इसकी भी मीनिंग है कैरी थ्रू, सस्टेन करना, टू परसिस्ट करना, बनाए रखना। आई कैरीड थ्रू द फीलिंग्स दैट आई हैड फॉर हिम टू द प्रेजेंट, मैंने कैरी थ्रू किया है, उस जो फीलिंग है कैरी थ्रू किया मतलब बनाए रखा है। तो अगर मैं कैरी थ्रू कर रहा हूं तो मैं सस्टेन करे जा रहा हूं, कोई चीज़ मेरे पास है वो लंबे समय तक बनाए हुए रख रहा हूं। तो कैरी थ्रू करने का मतलब बनाए रखना, कैरी थ्रू करने का मतलब बनाए रखना, कैरी थ्रू का मतलब बनाए रखना। ये आप याद रखिएगा, थोड़ा मुश्किल होगा। फ्रेजल वर्ब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसको याद करना, बार बार भूलते हैं, जब बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा भूलते भी हैं। अब उसके बाद अपन आते हैं वापस अपने फिक्स प्रीपोजिशन में। अटेंड टू, जब आप अटेंड टू करते हो तो आप पे अटेंशन करते हो, और अटेंड अपॉन करते हो तो किसी की सर्विस में खड़े रहते हो। तो अटेंड टू का मतलब होता है सर्व या वेट अपॉन, अटेंड अपॉन का मतलब होता है वेट अपॉन, किसी की सर्विस में खड़े रहना। अटेंड टू, पे अटेंशन टू। ही डिड नॉट अटेंडेड टू व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम,
उसने जो है अटेंशन नहीं दिया, उसकी माँ ने क्या कहा। तो जब आप अटेंड टू नहीं करते हो या करते हो तो ध्यान देते हो या ध्यान नहीं देते हो, करते हो तो ध्यान देते या नहीं देते हो, तो अटेंड टू करने का मतलब ध्यान देना या ध्यान ना देना, इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। अटेंड अपॉन करने का मतलब होता है सर्व या वेट अपॉन। ही हैज़ नो सर्वेंट टू अटेंड अपॉन हिम इन ओल्ड एज। उसके पास कोई भी उसके बुढ़ापे में सर्वेंट नहीं है अटेंड अपॉन करने के लिए। तो अटेंड अपॉन करने का मतलब होता है सर्व अपॉन करना। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, मेरे पास बुढ़ापे में मैं कोई ना कोई नौकर रखूँगा, जो है कोई ना कोई सर्वेंट रखूँगा अटेंड अपॉन करने के लिए या वेट अपॉन करने के लिए, ताकि वो मेरी सर्विस पे खड़ा रहे हमेशा। फिर एंटी डॉट अपने साथ टू और एंटी डॉट अपने साथ अगेंस्ट लेता है। तो जब एंटी डॉट टू लिखते हैं दैट काउंटरैक्ट द अफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो जब हम टू लगाते हैं तो किसी पॉइजन के रिस्पेक्ट में एंटी डॉट टू लगाते हैं, लेकिन क्योर फॉर ए डिजीज होता है। अगर पॉइजन को छोड़ के कोई जनरल डिजीज हो और उसके क्योर की बात कर रहे हैं, उसके एंटीडोट की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे अगेंस्ट लगाते हैं। देयर इज नो इफेक्टिव एंटीडोट टू पॉइजन। अब पॉइजन के लिए जब एंटीडोट की बात करोगे तो ये अपने साथ टू लेगा, लेकिन किसी डिजीज की बात करोगे, जैसे हम मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो मलेरिया के लिए अगर एंटीडोट की बात करेंगे तो इसके साथ हम अगेंस्ट लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पॉइजन के साथ हम एंटीडोट के साथ टू लगाते हैं, और पॉइजन अगर ना हो और दूसरा कोई डिजीज हो और उसके एंटीडोट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम अगेंस्ट लगाते हैं। यहाँ पे देखो एग्री के 3 होते हैं, एग्री टू, एग्री एट। एग्री एट पॉइंट्स होता है, जो अगली क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अगली क्लास में ये वापस से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ। एग्री टू समथिंग होता है और एग्री विथ पर्सन होता है। मैंने आपको बताया जब भी विथ है तो ध्यान रखिएगा इसके पास पर्सन आता है। जब टू आए या अदर प्रीपोजिशन आए तो समथिंग होता है। और जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री ना एग्री करना हो तो एग्री एट पॉइंट्स होता है। जैसे मीटिंग में कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर एग्री हूँ तो मैं एग्री एट होता हूँ, ठीक है ना। किसी जनरल चीज़ को लेकर अगर हो गया तो हम एग्री टू होंगे, लेकिन अगर हम एग्री विथ की बात करें तो मैं किसी पर्सन की बात करूँगा। आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं हूँ। तुमने जो कहा मैं उस बात पे एग्री नहीं हुआ। आई डू नॉट एग्री विथ यू। आई डू नॉट एग्री टू द मैटर वॉट यू ब्रिंग फॉर द डिस्कशन। जो तुम मैटर डिस्कशन के लिए आए हो, मैं उस पर एग्री टू नहीं हुआ। अगर किसी जनरल मैटर की बात किया जाए, जनरल चीज़ की बात किया जाए, अगर उस पर एग्री होने की बात करें तो एग्री टू लगाते हैं, ठीक है ना। एग्री एट पॉइंट होता है। तो एग्री से रिलेटेड कुछ और है, इस पर अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, साथ में पूरा प्रॉपर डिस्कशन हो जाएगा। क्योंकि हर रोज हम 5 ले आते तो 5 में ही आके फिनिश हो गया। तो याद रखिएगा कि ये आपके एग्जाम में 200 दफ़ा आया है। एग्री के अलावा जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है वो डील इन और डील विथ आता है। ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। मैं अभी बता देता हूँ आपको, आने वाली क्लासेस में ये वापस से मिलेगा। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, व्यापार करना, और डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवहार करना। तो जब किसी पर्सन के साथ आप व्यवहार की बात करते हो तो डील विथ करते हो। जब किसी, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं एजुकेशन में डील इन करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एजुकेशन में व्यापार करता हूँ, मैं राइस का व्यापार करता हूँ। तो डील इन का मतलब व्यापार करना होता है, डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवहार करना। मेरी आज राइटिंग बहुत ख़राब बन रही है और बोर्ड भी थोड़ा हैंग कर रहा है, तो इनकी चर्चा करेंगे
इनकी चर्चा वापस करेंगे और ये सारा का सारा जो मैटर है जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वापस हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका रिवीजन भी खूब कराएंगे इन पे क्वेश्चन बना बना के कि क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं। अभी तो हम एक सीक्वेंस से आपको पूरा का पूरा 9000 वर्ड सिखा रहे हैं जिनको पढ़ना है, फिर इनको रिवाइज करना होगा, फिर प्रैक्टिस करना होगा, फिर टेस्ट देना होगा मेरे साथ, तब जाके आप स्मार्ट इनफ बन पाओगे, तब जाके अच्छी वर्किंग हो पाएगी। अभी तो थोड़ा इसको कवर करते हैं फिर आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं आज हम एवेंज और रिवेंज की। ये भी आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा कि अवेंज लगाएं या रिवेंज लगाएं, ठीक है ना। एडल्ट्री होता है और एडल्टरेशन होता है, ये दो पेयर हैं जिनको सीखना आज बहुत ज़रूरी है। अवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है और रिवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है। अब हिंदी में देखो इसको कैसे लिखा गया है, अवेंज का मतलब बदला लेना, रिवेंज का मतलब प्रतिशोध करना। अब जब आप अवेंज करते हो तो जस्ट पनिशमेंट की बात आती है, लेकिन जब रिवेंज की बात करते हो तो आप किसी को पनिश करते हो पर्सनल ग्रज की वजह से, पर्सनल ग्रज की वजह से। एग्जांपल देखो, आई अवेंज्ड माई फादर्स मर्डर बाय सीइंग दैट द किलर वेंट टू जेल। आई अवेंज्ड माई फादर्स मर्डर, मैंने अपने पिता के मर्डर का बदला लिया, कैसे? बाय सीइंग, ये देखते हुए कि किलर जो है वो जेल चला गया, तो उससे उसका बदला पूरा हो गया। आई एम सीकिंग रिवेंज फॉर माई फादर्स मर्डर टू द किलर्स सफर्स द सेम वे माई फादर डिड। अब यहां पे सेंटेंस कैसे बना है? आई एम सीकिंग रिवेंज, मैं रिवेंज सीक कर रहा हूं मेरे पिता के मर्डर के लिए किलर के साथ, उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे फादर ने सफ़र किया उसी तरह से मैं किलर्स को भी सफ़र करते हुए देखना चाहता हूं। तो यहां मैं अपने किसी पर्सनल बंदे के लिए ग्रज पाल के बैठा हूं, मतलब मेरे फैमिली में किसी ने किसी को मार दिया, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ, उसका बदला लेना चाहता हूँ, अपने हाथों से बदला लेना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं रिवेंज लेना, प्रतिशोध लेना। मेरे साथ गलत हुआ है उसका प्रतिशोध लूँगा, मेरे अपने के साथ गलत हुआ है मैं उसका प्रतिशोध लूँगा। जनरल अगर आपको अवेंज करना है, बदला लेना है, जस्ट पनिशमेंट से मतलब है, आपको जस्ट सिंपल पनिशमेंट से मतलब है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? अवेंज इस्तेमाल करते हो। अभी इस पे जब मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा तो मैं मल्टीपल सिनेरियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको अवेंज और रिवेंज के बीच का और डिफरेंस डिटेल में बताऊँगा। हम फिर बात कर रहे हैं एडल्टरेशन की और एडल्टरी की। एडल्टरेशन का मतलब मिलावट होता है, किसी चीज़ को इम्प्योर करना। देयर वर कंप्लेंट्स दैट द बियर हैड बीन एडल्टरेटेड विद वाटर, कि बियर में पानी मिला दिया गया है। तो एडल्टरेशन का मतलब मिलावट होता है और एडल्टरी का मतलब होता है मिलावट, लेकिन कैसे? कैरेक्टर में। हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या रिलेशंस। तो ही वॉज अक्यूज ऑफ कमिटिंग एडल्टरी, मतलब जैसे मान लो मेरी शादी हो गई है, ठीक है ना, और मेरा बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, तो अगर मैं बाहर अपना चक्कर चला रहा हूँ तो वो जो क्वालिटी है उसको एडल्टरी बोलते हैं। और बियर में पानी मिला दिया तो मतलब मिलावट कर दिया, तो वो एडल्टरेशन होता है। ये बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अवेंज और रिवेंज, इसके लिए आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये आपके दिमाग में जाएगा अवेंज और रिवेंज। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, और क्लास ख़त्म होने से पहले, ये आज का क्लास पूरा हो गया, क्लास ख़त्म होने से पहले मैं एक बात बताऊं कि इस टाइम पे मैंने माई पाठशाला के लगभग सभी बच्चों को पूरा का पूरा इंटायर कोर्स अनाउंस किया है 99 रुपीज़ में। तो आप माई पाठशाला के ऐप में जाके, ये वीओडी बैच है पूरा, इसमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 का कंप्लीट बैच है। 700 घंटों की वीओडीज होगी, 700 घंटों की वीओडीज होगी, पूरा थ्योरी कवर है, सारे सब्जेक्ट के थ्योरीज कवर है। तो ये आप माई पाठशाला ऐप पे जाके एसएससी वर्टिकल में बैच सेक्शन में जाएंगे, उसमें आप सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का किसी भी बैच को अगर आपको बाई करना है तो सिर्फ 99 रुपीज़ में आप बाई कर सकते हैं। A10 कोड होगा, कूपन कोड, जिसको अप्लाई कर सकते हैं आप वहाँ पे जाके, और कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो प्राइस ड्रॉप के 99 आ जाएगा। कुछ बैचेज के प्राइस तो 96 रुपीज़ भी आ जाएगी, तो इस प्राइस में जाके आप बाई कर सकते हैं। और ये ऑफ़र 25 और 26 जून को वैलिड है, 15 और 16 जून को वैलिड है। और हम एक ला रहे हैं लाइव बैच सभी टीचर्स का, हम ला रहे हैं एक लाइव बैच सभी टीचर का, जो 2024 के लिए डेडिकेटेड होगा। और इसमें हर कोर्स, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, और चाहे जीके जीएस हो, ये सारा कोर्स जिसकी आइडियल प्राइस रहने वाली है तकरीबन हर पर्टिकुलर उसका 1599 के आसपास मैथ्स का रहता है, 1499 इंग्लिश का, रीजनिंग का 1299 का, और जीएस का तकरीबन 1199 रुपये का प्राइस रहता है। तो ये 30 तारीख तक, अभी ये बैच लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये बैच 30 तारीख तक आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएगा। सारे के सारे इंडिविजुअल बैच ये 99 रुपये में मिल जाएंगे, जो कि स्टार्ट होंगे
1 जुलाई से ये स्टार्ट होंगे, 1 जुलाई से। तो इन बैचों में इनरोल करने के लिए भी आप माई पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा जो है। और ये बैच अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च होगा, आज हो सकता है या कल हो सकता है। फिर वहाँ पे जाके जो आपको, अगर हम सारे टीचर से लाइव पढ़ना है तो आप इन बैचेज में इनरोल कर सकते हैं। अगर एक साथ इनरोल करना है तो 399 रुपये में आपको सारा मिल जाएगा। नहीं अदरवाइज़ अगर आपको मैथ्स सिर्फ पढ़ना है, आपके बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, तो इंडिविजुअल बैचेज में आप इनरोल कर सकते हैं। मैंने प्राइस जानबूझ के नहीं रखा है क्योंकि इस बार मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और सीजीएल में इस बार रिजल्ट निकालने का खाली सिर्फ और सिर्फ सपना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिर मैं मिलूंगा डे नंबर 12 के साथ, और मैं अनाउंस जल्दी करने वाला हूँ आपके लिए टेस्ट, ताकि ये जितना भी हमने पढ़ा है उस पर अच्छा टेस्ट प्रैक्टिस करा सकें।